AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। अपने आंदोलन को तेज करने और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में यूपी गेट किसान आंदोलन स्थल पर किसान संयुक्त मोर्चा ने किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाने वाले मिल्खा सिंह के नाम पर दौड़ लगाई। आंदोलन स्थल के मंच से किसान दौड़ते हुए यूपी गेट फ्लाईओवर के नीचे से निकलकर वापस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होकर मंच पर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस आयोजन के मद्देनजर कहा, मिल्खा सिंह बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए उनकी याद में आज हम दौड़ लगा रहे हैं। इस दौड़ से उनके परिवार को एक मैसेज जाएगा कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। इस मैराथन में किसान नेता राकेश टिकैत, किसान आंदोलन कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा समेत तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में जिसकी सरकार उसकी जिला पंचायत वाली बात एक बार फिर सच साबित हुई है। पंचायत चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की तो वहीं सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और दावा करते हुए कहा, फाइनल में सीटों का आंकड़ा 300 के पार होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने 67 जिलों में जीत दर्ज कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही एक बार इतिहास को फिर दोहराया है। समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करते हुए केवल 5 जिलों में ही संतोष करना पड़ा। कन्नौज, मैनपुरी, औरैया, फर्रुखाबाद जैसे प्रमुख गढ़ माने जाने वाले जिलों में भी सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। शनिवार को 53 जिलों में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने 46 जिलों में जीत दर्ज की, जबकि सपा ने 4, जनसत्ता दल रालोद व निर्दलीय ने एक जिले में जीत दर्ज की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जाने का सिलसिला बना हुआ है। 4 महीनों के अंतराल में लगातार तीसरी बार राज्य को नया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिला है, जिसके बाद आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ कल ही ग्रहण करने वाले थे, मगर कार्यक्रम में फेरबदल कर शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया जाएगा। शपथ लेने के बाद वो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। शनिवार को प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा विधायक मंडल दल के 45 वर्षीय धामी को सर्वसम्मान से नेता चुना गया। नाम की घोषणा के बाद धामी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को उन्हें भाजपा विधायक मंडल दल का नेता चुने जाने की सूचना दी और सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई, तो वहीं तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर मामलों में वृद्धि से सरकार की चिंता बढ़ने के बाद इन हिस्सों में प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। इन जिलों में 8 दिनों तक का लॉकडाउन लगाया गया है। सतारा जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद लॉकडाउन का फैसला लिया गया। आधिकारिक आदेश के अनुसार जिले में 4 स्तरीय पाबंदियां लगाई गई है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है, लेकिन अगले 8 दिनों तक बाकी क्रियाओं पर पाबंदी लगी रहेगी। सतारा के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे कई जिलों में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पिंपरी, चिंचवाड़, नाशिक, वसई, विरार और दूसरे नगर पालिकाओं में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाने 5 जुलाई को यूके और इटली के दौरे पर रहेंगे। अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान वो इन दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं से एक उद्देश्य के साथ मुलाकात करेंगे। भारतीय सेना से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान भारत के रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। MM नरवाने का 8 जुलाई तक उनका ये विदेशी दौरा होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना प्रमुख अपनी यात्रा के दौरान कैसीनो के प्रसिद्ध शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही रोम के सोचिंगोला, इतावली सेना के काउंटर IED सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जानकारी दी जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत और भाजपा नेता आशीष
शेलार के बीच हुई मुलाकात की खबरों से सियासी माहौल गर्मा गया है। वैसे तो इस मुलाकात को अफवाह बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम आशीष से शनिवार को नहीं मिले। आगे शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, लोगों को समझना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति भारत पाकिस्तान के रिश्तों जैसी नहीं है। हमारी अफवाह के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। आशीष शेलार ने संजय राउत के साथ हुई ऐसी किसी भी बैठक से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधान परिषद में नेता प्रवीण दरेकर ने इस भेंट को शिष्टाचार मुलाकात बताया है और एक तरह से इस मुलाकात की पुष्टि भी कर दी है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा और शिवसेना दोनों में ही रिश्तों में खटास आ गई है। भारत में मानसून के आगमन से मौसम लगातार तेजी से बदल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में मानसून की तेज बारिश न होने के कारण राजधानी में तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि शनिवार को लगातार दूसरे दिन हल्की बारिश से लोगों को लू और भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। उत्तर भारत के मैदानी व पर्वतीय इलाकों में लू का असर कम हुआ है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिन तक लू के चलने की संभावना नहीं है। अरब सागर से दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण लू के असर में कमी आई है। इससे हिमालयी क्षेत्र में हल्की से तेज बारिश की संभावना है। हालांकि भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां मानसूनी बारिश का आगमन अभी भी नहीं हुआ है। इससे आम लोगों के साथ साथ किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अभी भी लगातार पारा चढ़ रहा है। राजस्थान के करौली में शनिवार को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे भारत में दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित आर्थिक राजधानी मुंबई हुई है। ऐसे में संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते मुंबई में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुंबई में बच्चों पर हुए सीरो सर्वे के बाद अब 15 जुलाई से 5वां सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा। इस सर्वे में बच्चों को छोड़कर शहर के सभी आयु के लोगों का सर्वेक्षण कर पता किया जाएगा कि उनके शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने वाली कितनी एंटीबॉडी विकसित हुई हैं। बीएमसी के एक अधिकारी के अनुसार 5वां सीरो सर्वे संभावित कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर किया जा रहा है। बीएमसी के सभी 24 वार्डों में सीरो सर्वे करने की तैयारी हो गई है। हाल ही में आयोजित किए गए बच्चों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि 1 से 18 साल की उम्र के लोगों में 51.18% एंटीबॉडी विकसित हुई है। इसलिए 5वें सर्वे में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दूसरी लहर अब सुस्त पड़ चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 43,071 मामले सामने आए, तो वहीं 955 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज होने के साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 52,299 लोगों ने मात दी है। इसके साथ ही इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 3,05,45,433 हो गई है। वहीं इस महामारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 2,96,58,078 है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,85,350 है। वहीं इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 4,02,005 पर पहुंच गई है। नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी मार नेपाल वासियों को झेलनी पड़ रही है। नेपाल में हालात अनियंत्रित होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार बाढ़ के कारण 300 से अधिक परिवार विस्थापित हो गए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश होने के कारण बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहताट जिले के कई गांवों में बाढ़ आ गई है, क्योंकि यहां पर निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण उफान पर आई नदियों से पानी निकल जाता है। इतना ही नहीं, बाढ़ ने बंजाराहा, बड़हरवा, बैरिया और फतुआ सहित 1 दर्जन गांवों में सड़क नेटवर्क को भी बाधित कर दिया है। इस बारिश से बागमती, लाल बकैया, भकुआ, चंडी, अरूबा सहित अन्य नदियों में भी बाढ़ ला दी है।